हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये हम जो बुक लिए हैं मॉडल पेपर है और इसके बारे में आप लोग जानते हैं, इसको बिहार बोर्ड जारी करता है और हम लोग जानते हैं इससे लगभग 80 से 90% क्वेश्चन बिहार बोर्ड में लड़ जाता है। और हम उसी क्वेश्चन को हम कराएंगे जो हमेशा बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, वही उसी क्वेश्चन को हम कराने का आज प्रयास करेंगे। जैसे में पहला जो क्वेश्चन था, जैसे पहला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है। तो बाबू मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी से था। किससे था बाबू? कार्बोनरी से। कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी। और बाबू हम कार्बोनरी की बात करें तो कार्बोनरी एक ऐसा संगठन था जो क्रांतिकारियों के संगठन था, उसी से मेजनी जुड़े हुए थे। अगर बात हम मेजनी के बारे में करें तो मेजनी के बारे में और सारा बात करते हैं। तो बाबू मेजनी का संबंध तो एक तो कार्बोनरी से था और एक इटली के एकीकरण में इनका सबसे बड़ा योगदान था। इटली के एकीकरण के लिए सबसे पहला प्रयास मेजनी ने ही उठाते हैं और इटली के एकीकरण के लिए उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठन की स्थापना किया था। इटली के एकीकरण के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास असफल रहा, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि मेजनी जो थे लोकतंत्र के समर्थक थे और उस समय उनके समकालीन जो था मेटरनिख था, वो लोकतंत्र के घोर विरोधी था। घोर विरोधी था। तो उनका प्रयास क्या हुआ? इटली के एकीकरण में असफल रहा, लेकिन उनके असफल तो प्रयास रहा, लेकिन पूरा प्रयास करते हैं इटली के एकीकरण में, लेकिन उनका जो भी असफल प्रयास रहा था उस असफल प्रयास को पूरा करते हैं इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी, काउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल इनको प्रयासों को पूरा करते हैं। तब अब इतना मेजनी के बारे में याद कर लेना है कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। कार्बोनरी एक क्रांतिकारियों का संस्था था और मेजनी ने ही यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किया था। बाबू दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तब बाबू राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जो जेना विश्वविद्यालय है बाबू, वो जर्मनी में था। कहाँ पे है? जर्मनी में। तीसरा है कोसूत का संबंध किस देश से है? कोसूत का संबंध किस देश से है? तो उत्तर होगा कोसूत का संबंध इटली से है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है बाबू निम्न से किस सम्मेलन में जर्मनी का क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिएगा? निम्न से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि कम कर दिया गया था? तो चौथा के आंसर होगा बाबू क्योटो सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि कम कर दिया गया था। बाबू ये क्या था क्षतिपूर्ति राशि? क्योंकि हम जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है वो 1914 से 1918 के बीच होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक होता है? 1914 से 1918 में होता है। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होता है दो गुटों में होता है। कितने गुटों में होता है? दो। एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की तरफ से आपका ब्रिटेन था और धुरी राष्ट्र की तरफ से जर्मनी था। और हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का हार हुआ था, यानी धुरी राष्ट्र का हार हुआ था। धुरी राष्ट्र के हार हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक समझौता होता है, जिसे हम कहते हैं वर्साई की संधि। क्या होता है? संधि होता है जिसमें कहा जाता है वर्साई की संधि। और बाबू आप लोगों को मालूम है वर्साई की संधि में कहा जाता है मित्र राष्ट्र द्वारा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना भी क्षतिपूर्ति हुआ है ये सब जर्मनी के कारण हुआ है, इसीलिए सारा भरपाई जर्मनी ही करेगा। इससे जर्मनी नाराज होता है। हालांकि इसके बाद एक समझौता होता है क्योटो सम्मेलन। एक सम्मेलन होता है क्योटो सम्मेलन। इस सम्मेलन में कहा जाता है कि जर्मनी की जो क्षतिपूर्ति राशि है उसको कम कर दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस सम्मेलन में जर्मनी को क्षतिपूर्ति राशि को कम कर देगा? तो आपका आंसर होगा क्योटो सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन होगा? क्योटो सम्मेलन। ठीक है, क्योटो सम्मेलन। ठीक है बाबू, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, इसको याद कर लेना, बोर्ड में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब कह रहा है पांचवा रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बाबू रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में उसका बहुत बड़ा योगदान था। बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान था। उसका कहने का मतलब था कि अगर कोई जर्मनी के एकीकरण के लिए अगर रक्त भी बहाना पड़ेगा तो रक्त भी बहाएंगे, लेकिन जर्मनी के एकीकरण करवा कर ही रहेंगे। तब अब तो लौह का नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने ही किया था। और जर्मनी का
एकीकरण भी उसने ही करवाया। ठीक है, तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जो दुनिया में रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था और वही रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन सरदार पटेल ने किया था, जिस तरह से बड़ा योगदान जर्मनी के एकीकरण करवाने में बिस्मार्क का था, वही योगदान आपका सरदार पटेल का भी था। ठीक है, तब विश्व में अगर रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन अगर पूछेगा तो बिस्मार्क को कहा जाएगा और भारत में सरदार पटेल को। जो काम बिस्मार्क जर्मनी के लिए किया था वही काम सरदार पटेल ने भारत के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जर्मनी जो था 300 छोटे बड़े राज्यों में टूटा हुआ था और 300 छोटे बड़े राज्यों को भी जोड़ने का प्रयास, एकत्रित करने का प्रयास कौन किया था? बिस्मार्क ने। उसी तरह से भारत भी 565 रियासतों में टूटा हुआ था, 565 रियासतों में टूटा हुआ था, उसको भी जोड़ने का काम सरदार पटेल ने किया था। मैंने विश्व में जो योगदान बिस्मार्क का है वही योगदान सरदार पटेल का है, इतना बारे में जान जाइए। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो बाबू जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब हम जानने का प्रयास करेंगे जर्मन राइन राज्य क्या है, जर्मन राइन राज्य क्या है, जर्मन राइन राज्य क्या है, जानने का प्रयास करेंगे। तो बाबू जर्मन राइन राज्य वो है, हम बताते हैं। तो बाबू हम जानते हैं कि जब नेपोलियन ने जर्मनी पे आक्रमण किया था, जब नेपोलियन ने जर्मनी पे आक्रमण किया था तो जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडित था, जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडित था। अब नेपोलियन जब उस पर आक्रमण किया तो 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडित था, तो नेपोलियन को वहाँ पे प्रशासनिक कार्य करने में दिक्कत होता था, शासन करने में दिक्कत होता। तो शासन को आसान बनाने के लिए, शासन को आसान बनाने के लिए 300 छोटे बड़े राज्यों को क्या किया, 300 छोटे बड़े राज्यों को जोड़ के, 300 छोटे बड़े राज्यों को क्या किया, जोड़ के एक राज्य बना दिया जिसका नाम था जर्मन राइन राज्य। क्या नाम था? जर्मन राइन राज्य। तो उसी लिए हम जानते हैं कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और जर्मन राइन राज्य क्या था? जर्मन राइन राज्य था कि जब नेपोलियन ने जर्मनी पे आक्रमण करता है, नेपोलियन ने जर्मनी पे आक्रमण करता है तो जर्मनी जो था 300 छोटे बड़े राज्यों में टूटा हुआ था, जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में टूटा हुआ था। तो नेपोलियन को वहाँ पे शासन करने में दिक्कत होता था, नेपोलियन को वहाँ पे शासन करने में दिक्कत होता था। नेपोलियन ने तब क्या किया, 300 छोटे बड़े को मिला के एक राज्य बना दिया था जिसका नाम था जर्मन राइन राज्य। जर्मनी के नाम से पड़ा, राइन वहाँ के प्रसिद्ध नदी है। जिस तरह से भारत में गंगा नदी का योगदान है उसी तरह से जर्मनी में राइन नदी का नाम है। तो अब क्वेश्चन पूछेगा जर्मन राइन राज्य क्या है, तो जर्मन राइन राज्य के निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कैसे कैसे किया था सब बता दिए कि जर्मनी 300 छोटे बड़े, जब नेपोलियन वहाँ पे आक्रमण किया था तो 300 छोटे बड़े राज्यों में टूटा हुआ था, वहाँ पे नेपोलियन को शासन करने में दिक्कत होता था, तो 300 छोटे बड़े राज्यों को मिला के जर्मन राइन राज्य बना दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो बाबू फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होती है। कब होती है बाबू? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होती है। ठीक है, इस क्रांति में सबसे बड़ा योगदान 3 लोगों का होता है, क्वेश्चन याद होना चाहिए। 3 लोगों का होता है, एक होता है वाल्टियर और मॉन्टेस्क्यू रूसो। इन 3 लोगों का ही योगदान उसमें सर्वोपरि जाता। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। फ्रांस की क्रांति में ही 3 नारा निकलता है, समानता, बंधुता, भाईचारा। समानता, बंधुता, भाईचारा। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ये चीज़ें याद होना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति कब होता है, तो फ्रांस की क्रांति 1789 में होता है। इन फ्रांस की क्रांति में किनका बड़ा योगदान था, तो मॉन्टेस्क्यू, वाल्टियर और रूसो। फ्रांस की क्रांति से कितने नारा निकलते हैं? 3। कौन कौन से? बंधुता, भाईचारा और समानता। ये चीज़ें याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो बाबू हम जानते हैं इटली के एकीकरण में सबसे पहला प्रयास मेजिनी ने किया था, लेकिन उसका प्रयास असफल हुआ। ठीक है, उसके बाद गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुअल और काउंट काबूर लोग भी आते हैं प्रयास करने के। तो कह रहा है निम्न से किसका योगदान इटली के एकीकरण में पूर्ण हुआ? तो बाबू ऑप्शन दे रहे हैं मेजिनी, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल। तो हम इनमें से एक ऑप्शन इनमें से सब ही है। तो हम जानते हैं कि इटली का एकीकरण 3 लोग ही कराए थे, मेजनी भी कराए थे, काउंट काबूर भी कराए थे, विक्टर इमैनुअल कराए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अब कह रहा था हीगल किस देश का दार्शनिक है? हीगल किस देश के दार्शनिक है? तो हीगल बाबू आपके जर्मनी के दार्शनिक थे। कहाँ के दार्शनिक थे? जर्मनी के। अब 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया। किस पद पे नियुक्त किया? प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया।
अब क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो कौन वंश के? बूर्बो वंश की स्थापना फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा की जाती है। क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा सूत्र रहा? तो यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का ज्ञान प्रेरणा सूत्र रहा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले यूनान देश बहुत महान था। यूनान देश बहुत महान था, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिकंदर हुए चाहे अरस्तु हुए, सभी लोगों का जन्म यूनान में ही हुआ था। तो यूनान का जो ज्ञान था यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहा। अब कह रहा है बाबू, फिर पूछ रहा है बार बार क्वेश्चन कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। कार्बोनरी क्रांतिकारियों का संगठन था। मेजनी ने इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठन के स्थापना किया था। और फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जर्मन राइन राज्य के निर्माण किसने किया था? इसको याद कर लेना है। तो जर्मन राइन राज्य के निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। क्यों किया था, सारा चीज़ हम बता दिए हैं पहले से ही। जाल्बेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। जाल्बेरिन एक क्या थी? संस्था थी। जिस तरह से कार्बोनरी क्रांतिकारियों की संस्था थी, उस तरह से जाल्बेरिन जो थी व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ठीक है। तो 1830 की क्रांति के फ्रांस में किस सरकार का शासन स्थापित हुआ? तो बाबू 1830 के बाद 1830 क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। संवैधानिक राजतंत्र का स्थापित हुआ। बाबू ये जो क्वेश्चन करा दिया यहाँ से बोर्ड एग्जाम में नहीं भी आएंगे तो 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको याद करना है। 15 से 10 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन जो 20, 17, 18 क्वेश्चन कराएंगे उसमें 15 क्वेश्चन आने की संभावना है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थैंक यू।